वेरी गुड मॉर्निंग मेरे छोटी बहनों एवं छोटे भाइयों। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस में जो है, जिनका नाम प्रथम अध्याय केमिस्ट्री में है। इनका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद समझेंगे कि समीकरण क्या होता है, फिर हम चलेंगे अध्याय की ओर। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए। ठीक है, हाँ, कह रहा है ऐसे परिवर्तन, क्या कह रहा है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब भी हम कोई दो पदार्थ मिलाएंगे, अगर मान लीजिए उस पदार्थ को मिलाने से एक नया पदार्थ मतलब बन गया, तो वह क्या हुआ हमारा? वह हुआ रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुआ क्रिया? हुआ रासायनिक अभिक्रिया। और उस अभिक्रिया के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, उसको हम बाद में आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर समझेंगे हमको कि होता है क्या रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, मान लीजिए जब हम दूध में नींबू का रस डालते हैं तो क्या होता है? दूध फट जाता है, फट जाता है ना। अच्छा एक बात बताइए, दही हमें खट्टा क्यों लगता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर दही ना लैक्टिक अम्ल के जो है कारण जो है दही खट्टा लगता है। ठीक है, तो जब भी दो पदार्थ मिलेगा और उसमें एक नया पदार्थ बनेगा तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। समझ लिए, कह रहा है ऐसे परिवर्तन जिसमें जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं अभिकारक क्या होता है। कह रहा है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भोजन का पचना। हम जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ करते हैं भोजन। ठीक है, भोजन हमारा जाता है पेट में, पेट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जल बना हो, जल कैसे बनता है? H2O बनता है। ठीक है, H2O हुआ, इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन एक है, ठीक है, ठीक है, बैलेंस है। अब यहाँ पे हमको बताइए, ये जो देखिए इस साइड है ना, ये पूरा हुआ क्या? ये हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना? ये बना हमारा जल। ये तो जल बना ना, दो दो एलिमेंट में निकल के, तो ये कहलाया हमारा क्या? अभिक्रिया कहलाया। अब देखिए इसमें भाग कौन कौन लिया है? एक लिया हाइड्रोजन, एक लिया ऑक्सीजन। तो ये दोनों कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। ठीक है, और इनसे जो मिलकर नया पदार्थ बना है वो कहलाएंगे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि जो चीज़ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है वो चीज़ हमारा अभिकारक कहलाता है, और जो चीज़ बनता है परिणाम स्वरूप उसे हम उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, आइए इसको आप समझते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है या फिर में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब जो पदार्थ भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे, जो बनेगा उसे उत्पाद कहेंगे। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल कह रहा है भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम का फीते का जलना, दही बनना। ये सारा क्या हुआ? एग्जाम्पल हुए जो कि एनसीईआरटी में आपको पूछेगा भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको जवाब देना है रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बोलेंगे आप लोग? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आपको पूछेगा श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, आपको जवाब देना है श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपको पूछेगा लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, आपको जवाब देना है यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपको पूछेगा मैग्नीशियम फीते का जलना कैसी अभिक्रिया है, तो आपको जवाब देना होगा कि मैग्नीशियम फीते का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपको पूछेगा दही का बनना कौन सी अभिक्रिया है, आपको जवाब देना है यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या सब होती है। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो उसमें क्या सब परिवर्तन आए, क्या सब कैसे हुआ, वो सब जानते हैं। तो जब भी अभिक्रिया होता है तो पदार्थ की जो अवस्था होती है, कंडीशन होती है,
उसमें परिवर्तन होती है। जैसे मान लीजिए दूध से दही बना, तो दूध पहले द्रव अवस्था में था, लेकिन दही थोड़ा द्रव से मतलब थोड़ा हार्ड हो गया ना, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब बोलता है रंग परिवर्तन। हाँ, बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है, उसमें क्या होता है, जो है रंग परिवर्तन भी होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस निकलता है। आगे जानेंगे इन सबको डिटेल में। ठीक है, तब तक आप लोग जान लीजिए कि होता क्या सब है। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा होता है रंग परिवर्तन, तीसरा होता है तापमान में परिवर्तन, चौथा होता है गैस का उत्सर्जन। ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, मतलब कैसे इसको दिखाएंगे हम। प्रदर्शित करना मतलब कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या रहा है, जिंक है, क्या है, जिंक है हमारा, और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल बना तो क्या बना हमारा, ये हमारा उत्पाद के रूप में बना जिंक सल्फेट बना, और क्या बना हमारा, ये बना हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं उत्पाद, यानी कि आरएचएस में आ गया ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एलएचएस में। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ जो लिखी थी, ये चीज़ ऐसे ऐसे हिंदी भाषा के रूप में लिखी थी, जिंक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अब इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, जिंक का जो होता है ना परमाणु, जिंक का जो होता है परमाणु संकेत, वह होता है Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, और उससे क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट बना, Zn SO4 को बोलते हैं जिंक सल्फेट, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक अलग तरह की वीडियो बना करके उसमें सारे के सारे फार्मूले को जो है किस चीज़ से मतलब लिखते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि क्या होता है रासायनिक समीकरण। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या विकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र की उनकी भौतिक अवस्थाओं में साथ लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, उस अभिक्रिया में कौन सा भाग ले रहा है, कौन सा अभिकारक भाग ले रहा है, क्या उत्पाद बन रहा है, उन सब को, ठीक है, चाहे उत्पाद हो या फिर अभिकारक हो, उसके रासायनिक सूत्र में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो वहीं पे हम लिख देंगे H प्लस O, H2O प्लस O लिखेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण में लिखना। और कैसे लिखते हैं, उसके भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं, मतलब वो कैसी अवस्था में, द्रव में है, गैस में है, किस तरह से है, वो हम आगे जो है डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे ये सिखा रहा है हमको कि हम किस प्रकार लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। आइए हमको इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, समझते हैं पहले इस बात को। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, और क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोट कर देता हूँ। हाँ, ये छोट नहीं हो गया, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। अब ये जो हुआ, इनसे क्या बनेगा मिलके, क्या बनेगा इनसे, जरा बताइए हमको। इससे बनेगा हमारा जल बनेगा, क्या बनेगा हमारा, इससे बनेगा हमारा जल बनेगा। जब यहाँ से जल बनाया तो क्या हम हाइड्रोजन को H लिख सकते हैं, हाँ H लिखेंगे, इसको हम O लिखेंगे, तो H2 प्लस O बराबर क्या होगा हमारा H2O। यहाँ पे बराबर की जगह हम लोग जो है क्या यूज करते हैं, एक तीर का चिन्ह यूज करते हैं। ठीक है, और उत्पाद को लिखते हैं LHS तरफ, सॉरी उत्पाद को लिखते हैं RHS तरफ, और जो अभिकारक होता है उसे हम लिखते हैं LHS तरफ। ठीक है, यही है रासायनिक समीकरण को निरूपित करना या फिर दर्शाना, प्रदर्शित करना। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करना सीखना बहुत जरूरी है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। ठीक है, आइए बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। कह रहा है,
द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही परमाणु का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, बस उसमें जो है परिवर्तन होता है। उसमें क्या होता है? चेंज होता है, परिवर्तन होता है, ना ही उसका विनाश होता है ना ही उसका उत्पन्न होता है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम लोग तो लिखना सीख गए। यहाँ पे देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। अब इसको हम जो है किस प्रकार से संतुलित करते हैं, आइए सीखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर दो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? Fe है। क्या है हमारा? Fe है। यहाँ पे क्या है? Fe है। यहाँ पे क्या है? H2O है। जब Fe से H2O अभिक्रिया करेगा तो क्या बना हमारा? F2O3 बना। क्या बना? F2O3 बना। और क्या बना हमारा? ये बना हमारा हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है F2 है, यहाँ पे तो F1 है ना, मतलब यहाँ पे Fe क्या होता है? लोहा होता है। तो लोहा का जो है यहाँ पे 2 लोहा है दिख रहा है हमको, यहाँ पे 1 लोहा है, मतलब यहाँ पे एक कमी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1 लोहा लगा देंगे। क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक लोहा लगा देंगे। यहाँ पे चलिए हम 2 लिखते हैं, देखते हैं कैसे होता है सॉल्व। मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ठीक है, और एक भाई कौन सा कलर आ गया? ब्लैक लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 लिख दिए। अब देखिए लोहा इस साइड भी 2 है और इस साइड भी 2 है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखिए इस साइड 1 गो है लेकिन इस साइड 3 गो है। तो यहाँ पर अगर हम 3 देते हैं तो क्या इस साइड पुट जाएगा 3 गो ऑक्सीजन? हाँ बिल्कुल पुट जाएगा। 3 गुना 1 3 होगा। अब देखिए मिला के हाइड्रोजन इस साइड हो कितना हुआ? 6 गो हो गया ना, ये 3 गुना 6 हो गया। यहाँ पे 3 लगा देंगे, हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ये क्या हुआ हमारा? बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया हमारा। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुमान संतुलन विधि। क्या बोलते हैं इसको? अनुमान संतुलन विधि। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे अभी तक। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि भैया हम नहीं समझे, इसको थोड़ा डिटेल में आप एक नया वीडियो बना करके बताइए। ठीक है, हम आपको जरूर बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ये भी मतलब एक लंबा चौड़ा विधि है, इसमें आपको समझना चाहते सोच। देखिए इस विधि में क्या होता है दोस्तों, आपको एक साइड जो है अभिकारक लिखना होता है, एक साइड का उत्पाद का। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा विधि है। ये इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इसे अनुमान और संतुलन दोबारा सॉल्व नहीं करते हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, ये भी आपको मैं सिखा दूंगा आगे वीडियो में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने 1 2 1 लिखा है, यहाँ पे देखिए समझिए इसको। इससे पहले आपको ये चीज़ सीख लीजिए। ये आप लोग क्या कीजिए, कहीं कॉपी पे इसको लिख लीजिए। आप लिख लिए हो? ठीक है, लिख लिए होंगे। आइए अब देखिए यहाँ पे लिखा है अभिकारक तरफ जो कितने हैं, कितनी संख्या है परमाणु का। तो लोहा में जो कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन में कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन में कितनी है? ऑक्सीजन में कितनी है? 1 है। अब इस साइड कितनी है? लोहा में 3 है। इसमें कितना है? 2 है। इसमें कितना है? 4 है। आइए इसको अब संतुलित करते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि हमको 3 पुट जाएगा? 1 में कितना से गुना करेंगे 3 से पुट जाएगा? भाई 3 से गुना करेंगे 3 पुट जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे 2 2 ठीक है, ये भी ठीक हो, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो पुट जाएगा हमारा। हाँ ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए वही किया गया है। 4 से गुना कर दिया तो पुट गया, यहाँ पे 3 से गुना किया तो पुट गया, हो गया समीकरण संतुलित। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं अब देखिए जो अभिकारक ये जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें हम अभिकारक को जो संकेत के रूप में किस प्रकार लिखते हैं आइए जानते हैं। तो जब हम ठोस की बात करेंगे तो ठोस को हम इस प्रकार लिखते हैं। द्रव को हम द्रव को हमें ठोस को लिखते हैं S, द्रव को लिखते हैं L, गैस को लिखते हैं स्मॉल g। अगर जलीय विलयन है तो लिखेंगे 1 Q। क्या लिखेंगे हम लोग? 1 Q लिखेंगे क्वेश्चन बन करके। यहाँ पे देखिए समीकरण लिखा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस सब को मैं क्या कहूँगा कि आप लोग एक नोट्स तैयार कर लीजिए, सही रहेगा मेरे ख्याल से।
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो हम कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में काम देगा हमको, ठीक है ना। आइए पहला प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। क्या है पहला हमारा, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्या है पहला हमारा, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आइए क्या होता है जानते हैं। कह रहा इस अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब इसमें जो है ना, दो गो अभिकारक रहता है, दो गो अभिकारक जो है मिल करके एक नया उत्पाद बना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी मिलकर क्या बनाया, हमारा सी बनाया। क्या बनाया, सी को बनाया। आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। अब कह रहा है कोयले का दहन, कोयले का होता है कार्बन ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की हेल्प से दहन किया गया तो क्या बना हमारा, CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब देखिए यहाँ पे कोयला जो है सॉलिड है, इसीलिए हमने यहाँ पे S लिखा है। देखिए यहाँ पे S लिखा गया है, यहाँ पे G लिखा गया, ये क्या है, G मतलब गैस, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जल का निर्माण, क्या है, जल का निर्माण H2O। यहाँ पे देखिए पूरा समीकरण दिखा गया है कि जल को किस प्रकार निर्माण करते हैं और कैसे इसको लिखते हैं। तो इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं कैल्शियम बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना का कैसे बनता है वो यहाँ पे दिया गया है। ये सब सारी अभिक्रिया जितनी भी आप पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्यों है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, ये हुआ संयोजन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है हमारा सेकंड अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जानते हैं क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ऊष्मा का मतलब हीट भी उत्पन्न होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ हीट भी उत्पन्न हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। जब हम प्राकृतिक गैस CH4 यानी मीथेन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा ऊष्मा भी आएगा। क्या आएगा, ऊष्मा भी आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग देखे होंगे, जब हम सांस लेते हैं तो एक गर्म हवा हमारे नाक से निकलती है, मतलब उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इससे पहले हम दो अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। पहला अभिक्रिया क्या था, संयोजन, दूसरा क्या था हमारा ऊष्माक्षेपी, तीसरा क्या है हमारा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या आता है इस अभिक्रिया में, एकल जो अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा पदार्थ है, ठीक है, वो टूट करके 2 या 3 भाग में बंटता है, उसी को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे बात को समझिए, इससे पहले हम पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, मतलब मिलना, संयोग करना, वियोजन टूटना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, अगर A टूटता है तो वह B+C का निर्माण करता है। क्या करता है वह, B+C का निर्माण करता है A, ठीक है दोस्तों। आइए अब जानते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। वही अभिक्रिया, इसमें वियोजन भी हो, ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट है। ये जब टूटता है तो ये फेरस ऑक्साइड बनाता है, SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। तो क्या होता है, इसके रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। पहले ये होता है हरा रंग का, लेकिन जब अभिक्रिया होता है, जब अभिक्रिया होता है तब बन जाता है ये भूरे रंग का बन जाता है ये, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर बहुत बड़ा ही होता है, ये टूटता है तो ये क्या बनता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बन जाता है हमारा। इसको हम जो है दूसरे अध्याय में, जिसका नाम अम्ल क्षार लवण है, किस प्रकार से बनता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी क्या क्या यूजेज है, ये सब हम जो है अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना जानिए कि जब चूना पत्थर को हम लोग तोड़ते हैं ना, तब क्या बनता है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा अगला अभिक्रिया जो है
वियोजन, विद्युत वियोजन, क्या है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। कह रहा है विद्युत धारा से प्रभावित होने वाली वियोजन अभिक्रिया, मतलब वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें हम लोग विद्युत का हेल्प लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए विद्युत धारा दिए, जब जल में हम विद्युत धारा दिए हमारा क्या बना? हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ। क्या हुआ हमारा? हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ। जब हम जल में मतलब पानी में जब हम करंट फ्लो किए, विद्युत धारा दिए, तो हमारा क्या बना? हाइड्रोजन गैस निकला और ऑक्सीजन गैस निकला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश के कारण भी होता है, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, AgBr है, जब सूर्य का प्रकाश लिया तो क्या बना हमारा? Ag बना और क्लोरीन बना, Ag बना और ब्रोमीन बना। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है उष्मा शोषी अभिक्रिया? कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने पर उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत की आवश्यकता होती है। क्या होती है? उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत की आवश्यकता होती है। उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत की आवश्यकता होती है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें तोड़ने पर उष्मा निकले, प्रकाश निकले और विद्युत निकले, उसे हम क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसे हम किस प्रकार तोड़ते हैं? विद्युत ऊर्जा की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, अब विस्थापन अभिक्रिया। क्या हमारा? विस्थापन क्रिया। कह रहा इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या होता है इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में क्या होता है हमारा? कह रहा इस अभिक्रिया में अधिक, जैसे मान लीजिए कोई मोटा आदमी है, ठीक है, कोई मोटा आदमी, कोई पतला आदमी है, अगर लाइन में खड़ा है तो क्या करेगा? मोटा आदमी क्या करेगा? पतला आदमी को गिरा करके वह खुद आगे चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी वैसे होता है। ठीक है, ठीक उसी टाइप से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फेरस सल्फाइड, सॉरी यहाँ पे Fe है और क्या है? CuSO4 है। जब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करते हैं कौन कितना मजबूत है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक श्रृंखला बता दूंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि कौन कितना मजबूत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Fe+CuSO4 है ना, यहाँ पे हमारा लोहा जो है ना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए उसको निकाल करके खुद फिट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे खुद फिट हो गया, उसको निकाल को उसको भगा दिया और खुद वहाँ पे उससे अभिक्रिया कर लिया। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का प्यार करता है, ठीक है, अब क्या हुआ? कोई उससे अच्छा लड़का आ गया तो उसको छोड़ दी कि लड़की उससे प्यार करने लगेगी। ठीक है, मतलब जो अच्छा रहेगा उसी पर जाएगा ना, इसीलिए जो अधिक अच्छा रहता है उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है द्विविस्थापन। क्या कहता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कह रहा इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। क्या होता है? आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या होता है? आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयन क्या होता है? आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को, आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयन को अंग्रेजी में कहते हैं आइकन्स। क्या बोलते हैं? आयन्स बोलते हैं, आयन्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग Na2+SO2 दिया गया है और क्या है? BaCl2 दिया गया है, जो कि क्या है? जलीय विलयन है। क्या है? जलीय विलयन है। जब इससे अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ हमारा? BaSO4 बना और 2ANaCl बना। अब समझते हैं, इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान। क्या हुआ हमें यहाँ पे? आयन का आदान प्रदान हुआ, उसे जो बनता है अभिक्रिया उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उपचयन एवं अपचयन। ये अभिक्रिया एग्जाम में प्रत्येक साल पूछता है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कुछ याद हो या नहीं हो ये आप याद कर लीजिएगा। उपचयन एवं अपचयन ये हमारे जीवन से संबंधित अभिक्रिया है, इसलिए ये पूछता है बिहार बोर्ड प्रत्येक साल पूछता है। ठीक है, आप जो है ना, जब आपको हम जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चलेगा जी सर हाँ ये पूछता है क्वेश्चन, आपने कहा था उस दिन वीडियो में। ठीक है, आइए जानते हैं पहले उपचयन को। क्या जानते हैं? पहले हम जानेंगे उपचयन को। कह रहा जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती, क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होता है,
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे हम लोग उपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की ह्रास हो, उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे दोस्तों। जैसे आप देखिए CO2 क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, इसलिए क्या हुआ? ये हमारा हुआ उपचयन हुआ। यहाँ पे देखिए CO ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? मिल रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपचयन पे। अपचयन क्या होता है हमारा? आइए जानते हैं दोस्तों। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। इससे हम पहले पढ़े थे उपचयन, उसमें क्या होता था? ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी। लेकिन अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। उल्टा सिस्टम है दोनों में। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अपचयन में क्या होता है? ह्रास होता है। उपचयन में क्या होता है? वृद्धि होता है ऑक्सीजन का, इसमें क्या होता है? ह्रास होता है। एक याद कर लीजिए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा सिस्टम इसमें भी है। ठीक है, कह रहा है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और जब किसी पदार्थ में जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिए CO है, H2O है, H2 है, उसमें दिए अपचयन हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या बना? CO बना और H2O बन गया। क्या हुआ? हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई और ऑक्सीजन क्या हुआ? ह्रास हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग संक्षारण को। कह रहा है दैनिक जीवन में कोई ना आप लोग को ये सब जो चीज़ है अपचयन उपचयन, ये अपने जीवन से संबंधित है, इसलिए इस एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक है, अब आते हैं। कह रहा है दैनिक जीवन में अपचयन उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रभाव को पढ़ेंगे। अब जानते हैं संक्षारण क्या होता है। क्या होता है संक्षारण? कह रहा है जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिसमें धातु की ऊपरी परत में कमजोर हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना, आप लोग सोचे होंगे कि लोहे में जंग लगना क्या है? तो दोस्तों ये होता है संक्षारण के कारण। क्या होता है दोस्तों? संक्षारण क्यों होता है? अम्ल के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में आती है कोई धातु, तब क्या होता है? वो संक्षारित होती है। संक्षारण यही कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। कह रहा है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परतों के ऊपरी हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे चांदी वांदी क्या होता है? जब बजरंगबली आप लोग जो गौर में पहनते होंगे, जो गला में पहनते होंगे, चांदी वांदी में काला काला होता है, बोलता है क्या है? खराब का चांदी। दोस्तों वो चांदी खराब नहीं होता है, वो होता है संक्षारण के कारण। याद रखिएगा, जब भी धातु आर्द्रता यानी पानी के और अम्ल के संपर्क में जाता है तो वह संक्षारित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे ठीक कैसे करेंगे? कह रहा है कि सतह लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण को धातु से बचाते हैं। आप लोग देखे होंगे जब भी हम कोई लोहा का ग्रिल खरीदते हैं, गेट लेते हैं, तो उसमें पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? अच्छा लगने के लिए नहीं, ताकि वो संक्षारित नहीं हो, खराब नहीं हो। आइए अब जानते हैं विकृत गंधता को। क्या होता है विकृत गंधता? कह रहा है कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री के वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसमें उन्हें के स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। जैसे विकृत गंधता कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि बसिया खाना। ठीक है, हम लोग जो है देसी आदमी है तो यही सुनेंगे कि ये खाना बासी भै गलो, बसिया भै गलो, कि यार कैसे रे गाँव घर में। ठीक है, तो जब भी हमारा खाना जो तेलीय पदार्थ है, एक पदार्थ होता है, वह खराब हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या? विकृत गंधता बोलते हैं। इसको हम कैसे रोकेंगे आइए जानते हैं। कह रहा है विकृत गंधता को रोकने के उपाय। कह रहा है प्रतिऑक्सीकारक का उपाय करके। क्या करेंगे? प्रतिऑक्सीकारक का मतलब डिब्बा में रोटी को बंद कर देंगे तो खराब थोड़ी होगा रोटी कुछ दिन के लिए। वायुरोधी बर्तन, खाद्य सामग्री, बोले थे ना आपको, डिब्बा में बंद कर दीजिए या ऑक्सीजन के संपर्क में उसको मत रखिए। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। आप लोग सुने होंगे कि कुरकुरे में आता है, कुरकुरे में कौन सा गैस होता है दोस्तों? कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस ही होता है ना, ताकि खराब नहीं हो। शीतलतापन द्वारा हम क्या करते हैं? हमारा खाना बनता है, उसको क्या करते हैं? फ्रिज में रख देता है कि क्या हो, खाना खराब नहीं हो। मतलब अगर हम खाना को फ्रिज में रख देंगे तो क्या खाना खराब होगा? खाना खराब होगा, लेकिन कुछ दिन तक खराब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बस यही था आपका चैप्टर। इतने चीज़ आपको पढ़ने थे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को कहीं पे अच्छा लगा होगा। और कुछ भी डाउट है दोस्तों, मैं इससे अधिक कहता हूँ, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है,
आपके डाउट को 24 घंटा के अंदर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम जानेंगे अगले चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।